नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका 12 बजे की अहम चर्चा में। जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर संसद में हंगामा मचा, जब से इस कानून को पेश किया गया उसके पहले से, जब तक इस कानून को संसद में पेश नहीं किया गया उसके पहले से जमकर इसका विरोध विपक्षियों ने किया। सबसे पहले तो इसका विपक्षियों ने विरोध जमकर किया और यह विरोध इस कदर आगे बढ़ता गया कि जब ये बिल पेश हो गया संसद में, उसके बाद से लगातार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दंगा हुआ, फसाद हुआ, आगजनी भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले कई दिनों से हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब विपक्षियों ने खटखटाया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ सभी की निगाहें केंद्रित थी कि सुप्रीम कोर्ट कब अपना अहम फैसला सुनाता है। और बीते 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो रही थी और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उसकी अंतरिम जो आदेश है वो बीते दिन आ गई है और उन्होंने 3 पॉइंट्स पर अपना अंतरिम आदेश इसमें पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 पॉइंट्स जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से याचिका जो उसमें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लगातार जितने भी वक्फ बिल को लेकर जितने भी नए कानून नियम बनाए गए थे, जितने भी संशोधन हुए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कल बीते दिन अंतरिम आदेश जो है वो जारी कर दिया है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये फैसला मांगा है कि कहां पर और कैसे इस कानून में जिस तरह से संशोधन हुआ है उसका पूरा ब्यौरा दे और 1 हफ्ते का समय दिया गया है केंद्र सरकार को। अब 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपनी पूरी बातों को रखना होगा और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स पर यह सुनवाई करेगा, इस पर अपना फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा है विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दायर हुई थी उनके लिए कि 73 लगभग जो याचिकाएं दायर हुई हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ मुख्य 5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सके। ऐसे में अब 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 5 मई तक समय दिया गया है और अगली सुनवाई 5 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो 5 मई की तरफ सभी की निगाहें केंद्रित हो गई है कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन सा फैसला लेगा, किसके पक्ष में लेगा। लेकिन उसके पहले की अगर बात कही जाए, जो बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम जो आदेश जारी किया है कि केंद्र सरकार से उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी है कि वो अपनी पूरे पॉइंट्स को रखे और वो जवाब दे कि किस तरह से, किस एंगल से उन्होंने संशोधन किया है। उसके बाद से उसके अगले 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जो है वो उस जवाब का फिर से वो अपना जवाब देंगे। उसके बाद से कुल मिलाकर 5 तारीख को जो फैसला आएगा, इसकी तरफ फिलहाल तो पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें टिकी हुई। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि विपक्ष जहां एक तरफ इसका हंगामा कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी मुस्लिम समुदाय हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले को लेकर। तो वही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात कही जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके इस आदेश के बाद भी कई ऐसे प्रावधान है जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों को, मुस्लिम संगठनों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी की बात कही जाए तो बीजेपी की तरफ से यह बात कहा जा रहा है, खुद जेपीसी अध्यक्ष यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर इसमें किसी के धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है वक्फ बिल में जो हम लोगों ने संशोधन किया है। और सभी के सहमति के बाद यह संशोधन किया। तो पक्ष और विपक्ष का लगातार एक दूसरे का जवाब आ रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहा है, उसे आप सुनिए। देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, सर इधर भी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। ओवैसी ने किस तरह से कहा है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखे हैं। तो तमाम अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात कही जाए, संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जवाहर रहमान, उन्होंने भी अपना फैसला सुना। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले का यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में 5 तारीख को सुनवाई करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि 5 मई के पहले कौन कौन से वो सबूत, कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
अपना फैसला सुना पाए। ऐसे में अगर बात कही जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से बहुत पहले की अगर बात कही जाए, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था, तब ऐसे में लोग कहते थे कि जब रजिस्ट्रेशन का जमाना नहीं था तो फिर कहां से पेपर्स आएंगे, कहां से वो प्रूफ आएंगे कि वक्फ की जो जमीन है वो वाकई में वक्फ बोर्ड के लिए है। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है वो तमाम ऐसे पॉइंट्स को लाए हैं जिसमें उनका कहना है कि इसमें गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा इस वक्फ में जो संशोधन किया गया है। तो लगातार इसको लेकर दंगल जारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद से क्या राज्य में जो दंगे और फसाद हो रहे हैं क्या वो थमते हैं या फिर अभी भी आगे निरंतर जारी रहेगा। वैसे ही इस मामले पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से संतोष दुबे जी हैं, शशांक रंजन जी हमारे साथ कांग्रेस के हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़ गए हैं। सबसे पहला जवाब तो मैं संतोष जी से ले लूंगी। संतोष जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, 5 तारीख का तो आप लोगों को बेसब्री सब इंतजार होगा। ऐसे में आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इसमें मुस्लिम समुदाय को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, उनके भले के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यथास्थिति लागू कर दी है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा? 5 तारीख की सुनवाई के बाद ही कुछ आगे होने वाला है, जवाब दीजिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और अभी क्या पूरे देश के लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन रही बात वक्फ बिल की, तो उसपे जिस तरीके से वक्फ बिल संसद में लाया गया है, निश्चित ही वो मुसलमानों के लिए भले का काम है। और जितने भी लोग हैं, जितने गरीब मुसलमान हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है, उन सभी को ध्यान में रखकर वक्फ बिल लाया गया। लेकिन कुछ वो लोग जो जिनको इससे लग रहा था कि उनकी बहुत सारी चीजें छीन जाएंगी, उनको लगता था कि जो है जिस तरीके से हम जो है बहुत सारे लोगों का हक दबा कर रखे हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होकर कोर्ट गए और कोर्ट ने उनकी बात सुनी। लोकतंत्र में सबकी बात सुनने का अधिकार है, कोर्ट को यह अधिकार है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी है, कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है, तो निश्चित ही हम उनको उचित जवाब देंगे और कोर्ट जो हमारी जवाब से निश्चित ही संतुष्ट होगा और आगे फैसला आएगा 5 तारीख को। तो आप आगे के फैसले पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। शशांक जी से जवाब लेते हो। शशांक जी, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग पहुंचे, याचिकाएं आप लोगों ने दायर करवाई, अब ऐसे में जो फैसला सामने आया है, अंतरिम जो आदेश आया है सामने, इससे क्या लग रहा है कि आप लोगों को राहत मिलने वाली है 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाला है? शशांक जी, सदैव से जी मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से भारतीय न्यायपालिका का सम्मान किया है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका का निर्णय जो भी होगा वह जो है राष्ट्र हित में होगा। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका का काम ही है कानून का संरक्षण करना। इसलिए हमें इस बात की प्रतीक्षा है कि न्यायपालिका क्या अंतिम आदेश पारित करती है, किस पर हम लोगों को अमल करना है और किस प्रकार से राष्ट्र हित में कदम बढ़ाना है, यह न्यायपालिका के आदेश के बाद हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी के फैसले पर क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी तो अभी खुश भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो उन लोग के, उनके साइड से ही तो आप लोग थे ना, वो भी तो याचिका करता है, वो भी तो याचिका दायर करवाए हैं, आप लोग ने भी करवाया, आपकी पार्टी ने भी करवाया है। देखिए, कुछ मुद्दों पर एक साथ खड़े हो जाने से एकजुटता नहीं हो जाती है, गठबंधन नहीं हो जाता है। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर कांग्रेस और भाजपा भी एक मत हो जाते हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया। वे अपनी बातों को रख रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को लेकर न्यायपालिका के समक्ष हैं। अब न्यायपालिका को जो विधि सम्मत लगेगा उस पर जो है निर्णय आने के बाद हम लोगों के तरफ से रोष या प्रसन्नता व्यक्त की जाएगी। ठीक है संतोष जी, आप लोगों के मन में इस बात का डर और भय नहीं लग रहा है कि जिस तरह से जो अंतरिम फैसला आया है और बीते 2 दिन से जो सुनवाई हो रहा था मुस्लिम पक्ष में ही हुआ है, पहले दिन में मुस्लिम पक्ष खुश हुए, दूसरे दिन के फैसले से भी खुशी हुए और राहत भरी बात भी कह रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि आप लोग का जो पड़ला है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है? या फिर वो कौन कौन से आपको ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जो लग रहा है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी, आप ही लोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं, हमने शुरू में ही कहा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से
इस फैसले को पलटाने का काम कर रही है। जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि बंगाल से लेके और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से जिहादियों द्वारा जो है एक विशेष समुदाय को निशाना बना के हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है दंगा फसाद किए जा रहे हैं, तो ये कौन करा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे नजर नहीं रखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पे इस पे भी आदेश देना चाहिए था, इसको भी नजर रखना चाहिए था। और विपक्ष का एक भी नेता कहीं उस पे कोई बात नहीं कर रहा, ना कहीं ये मुद्दा उठा रहा कि भाई मुर्शिदाबाद में भी आप देखिए किस तरीके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, और वहां की मुख्यमंत्री सरेआम कह रही है कि मैं संसद में पारित कानून को लागू नहीं करूंगी। तो ये किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके की किस व्यवस्था में लोग जाना चाहते हैं? तो ये भी देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि हमने गलत फैसला ले लिया या हम फैसले की समीक्षा करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी समीक्षा करनी चाहिए कि देश के अंदर अराजकता कौन लोग फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, उस मामले पे भी सुनवाई करनी चाहिए। ठीक है शशांक जी, सही इस बारे में जवाब ले लोगे और थोड़ी देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जवाब लूंगी। शशांक जी, सीधा सवाल आपसे मैं यही करूंगी कि जिस तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बीते कई दिनों से जो हंगामा हुआ है, आगजनी हो रही है, बंगाल जल रहा है, इसमें ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मिलकर ये सारी चीजें करवा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है इस दंगा फसाद में, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का ये जो बयान है सही है? देखिए देश में जब अशांति फैलती है तो इसके लिए आरोप और प्रत्यारोप करने के बजाय अगर उस अशांति को फैलने से रोका जाए तो हमारा राष्ट्र सुखी और संपन्न रहेगा। और ऐसे में मैं ममता बनर्जी दीदी की इस बयान की निंदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए। ऐसे अगर देखा जाए तो दोनों ही सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़कर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का काम करे, इस पर कठोर निर्णय लेने का काम करे, जिससे आम जनमानस की जीवन में आ रहे असहजता को दूर किया जा सके। ठीक है, आपने तो निंदा कर दी उनके फैसले की, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं सारे विपक्ष के जो लोग हैं सभी ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ मिला हुआ है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है या नहीं है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त जो है, लेकिन वहां पर अगर शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं से राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें जिम्मेदार है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। सरकार कहाँ है? इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है? अगर राज्य सरकार कदम नहीं बढ़ा रही है तो राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार सीधे तौर पे कमान अपने हाथों में लेकर वहां शांति व्यवस्था बहाल कर सकती है, लेकिन केंद्र की तरफ से पहल नहीं हो रहा है, राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से तो सर पहल हुआ है ना, केंद्र की तरफ से तो पहल हुआ है। कई ऐसे सुरक्षा कर्मी है, उनको हजारों की तादाद में वहां पर उतारा गया है, सिर्फ और सिर्फ यही आगजनी देखकर वो उतारा गया है। तो शांति व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए, राज्य सरकार को फिलहाल जो है निलंबित किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाना चाहिए, वहां पर कानून व्यवस्था को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। जब देश की अस्मिता की बात आती है तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष नहीं होनी चाहिए। आज अगर भारत में अशांति फैल रही है तो यह सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी चर्चा का विषय होगा। देश के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही होगी कि भारत में नागरिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या इसके लिए हम आज यहाँ बैठकर पक्ष और विपक्ष करके सिर्फ मुद्दे को सुलझा सकते हैं क्या? यहाँ पर आवश्यकता है सरकार और विपक्ष को एक मंच पर आकर आम आवाम से यह अपील करने की कि यह देश सभी का है, यहाँ पर सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यह देश संविधान से चलता है, गीता और कुरान से नहीं चलती है। तो क्या लग रहा है आपको कि अब बंगाल में सारी चीजें सही रहेंगी, शांतिपूर्वक होगा? क्योंकि अदालत का जो फैसला आया है उससे तो विपक्ष भी कह रहे हैं कि जो राहत भरी सांस है वो अब हम लेंगे, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 5 तारीख को भी जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। तो क्या लग रहा है कि अब बंगाल में राहत भरी सांस वहां के लोग ले पाएंगे या नहीं, या फिर अभी भी दंगा फसाद जारी ही रहेगा? हम तो चाहेंगे कि आज से अभी से बंगाल में शांति व्यवस्था बहाल हो जाए। हम तो चाहेंगे कि बंगाल ही नहीं पूरे देश की जनता
एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहे। और मैं क्या चाहूंगा, और अदालत का जो फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। हम लोगों को न्यायपालिका पर पूर्ण निष्ठा है। सर, आपके चाहने से ये चीजें हो जाएंगी? मुझे ये बताइए, आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये चीज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो तो सीधा सीधा सारा का सारा ठिकरा है जो भारतीय जनता पार्टी पर ही फोड़ रहे हैं। तो क्या ये ठिकरा सारा फोड़ने से ही काम चलने वाला है, या फिर शांति व्यवस्था की भी कोई चीज होती है? देखिए, सिर्फ ठिकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठिकरा तो फोड़ा ही जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन अगर सरकार को विपक्ष के राज्य सहयोग सरकार की कोई आवश्यकता जिम्मेदारी है तो नहीं होती है सरकार क्या सर? पहल करे, विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर राज्य सरकार जो है स्थानीय स्तर से कदम उठाने में सफल नहीं हो पा रही है तो केंद्र को कठोर निर्णय लेते हुए स्थानीय सरकार को निलंबित करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है, संतोष जी से जवाब ले लेती हूँ। संतोष जी इस बात का जवाब देंगे। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, बंगाल में पहुंच रहे हैं दंगा फसाद कराने के लिए, जवाब दीजिए इस पर। संतोष जी, इनके लोगों का भी हाथ है और ये कहीं ना कहीं उन आतताइयों के साथ मिले हुए रहते हैं। और जिस तरीके से आपने मुसर्दाबाद में देखा कि जिस तरीके से आज 10-5-6 दिनों से लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार वहाँ पलायन हो रहा है, लगातार वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, एक भी विपक्ष का नेता वहां नहीं गया, ना ही एक विपक्ष का नेता का कोई बयान आया, ना ही ये ममता बनर्जी का इन्होंने कहीं जो है आलोचना की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीछे से काम कर रहे हैं, पीछे से इन सारे लोगों का उन जिहादियों को सपोर्ट है और उस तरीके से ये वहां पे दंगा करा के और एक जो है न्यायपालिका पे अपना दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि हम दंगा करके सरकार पे दबाव बना लेंगे, वक्फ बोर्ड को वापस करने में जो है हमको सफलता। लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी सरकार पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर चुकी है, वक्फ बिल पास होकर रहेगा, गरीब मुसलमानों का उनका हम हक दिला के रहेंगे, ये हमारा निर्णय है और ये सरकार का भी निर्णय है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी जुड़ गए, उनका भी हम फैसला ले लेते हैं। पंकज जी, सीधा सवाल आपसे तो मैं यही कहूंगी कि याचिकाओं में जो 3 बिंदुओं पर जो आपत्ति जताई गई थी, उसमें 3 जो पॉइंट्स है वो सबसे पहले मैं 3 पॉइंट्स आपको बता देती हूं जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सबसे पहला पॉइंट है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, दूसरा है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री, तीसरा जो पॉइंट है वो है विवाद की स्थिति में कलेक्ट्रेट को जांच का अधिकार। तो ऐसे में जो 3 पॉइंट्स हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, ऐसे में क्या लगता है सर, यही 3 पॉइंट सबसे बड़ा मेन पॉइंट था और इसी को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था? पहली बात ये समझ लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे वो पक्षकार थे, उन्होंने तुषार मेहता उन्होंने जो है उसमें सरकार का पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी खंडपीठ ने 3 जस्टिस के पीठ ने उसमें बकायदा निर्णय दिया कि जो है अभी 1 हफ्ते के अंदर आप उसमें जो है जो भी आपकी आपत्तियां हैं, जो भी सुझाव है वो आप उसको दर्ज कराएं और उस दौरान किसी राज्य वक्फ बोर्ड परिषद हो या केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद हो उसमें किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं होगी। और सवाल इस बात का है कि उन्होंने ये कहा कि इस तरह से ये दोनों ने स्टे नहीं दिया, उन्होंने कहा कि 5 मई को जब सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष बृहद रूप से इसका निर्णय देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 73 जो याचिकाएं उसमें हम 73 याचिकाओं को अलग अलग नहीं सुन पाएंगे, आप कोई 5 याचिकाएं ऐसी तय करिए और उसी में जो है उसमें सारी बातें समाहित हो, उसकी मैं सुनवाई करूंगा। और बाकी चीजें कोर्ट ने देखिए इस तरह से उसमें तुषार मेहता के ऊपर कह दिया है कि आप जो है इसमें बकायदा अपना पक्ष रखिए, तो सरकार अपना जो है डिटेल पक्ष रखेगी। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोहरा समुदाय के लोगों से बात किया अपने प्रधानमंत्री आवास में कल, उन्होंने बकायदा कहा कि मैंने 5 साल तक मुस्लिमों के वक्फ, पहली बात तो अनन्या जी समझ लिया वक्फ किस लिए बनाए जाते हैं, मुस्लिम समुदाय अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है तभी ये वक्फ बनाए जाते हैं और ये सिर्फ मुसलमानों के जो गरीब समाज है मुसलमानों के उसमें उनके विकास के लिए, उनके विकासोन्मुख भविष्य के लिए ये योजनाएं बनाई जाती, मदरसों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, कॉलेजों का निर्माण, तमाम इस तरह के एस्पेक्ट हैं। लेकिन ये वक्फ बोर्ड अपने ये जो है ये अपने उससे भटक गया है और इसीलिए देखिए कई हजार याचिकाएं लंबित हैं, कोर्ट में लंबित हैं और ये सब मुस्लिम लोगों द्वारा ही दायर की गई, हिंदू लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी याचिकाएं भी लंबित हैं
कई हजार याचिकाएं लंबित हैं और मुस्लिम महिलाओं की तरफ से तो बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 5 साल से मैं इसका अध्ययन कर रहा था और वोरा समुदाय के लोगों को बुलाकर बकायदा इसमें इंटरेक्शन भी करता रहा और उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, मैंने 3 साल तक आप लोगों के साथ काफी इंटरेक्शन किया, तब ये बिल लाया गया है। ये वक्फ संशोधन बिल है, न कि कोई नया बिल सरकार प्रस्तुत कर रही है। वक्फ बिल में जो नेहरू जी के समय 1955 में आया था उसमें संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं की। अगर मुसलमानों के हित की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से सरकार बनी है तब से देखिए उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए बहुत से काम किए हैं और उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की। उसी का नतीजा है कि आज 46 बच्चे जो है आईएएस की परीक्षा बीट करते हैं मुस्लिम समुदाय की। ये कितनी कोई पार्शियलिटी नहीं है, उसमें पारदर्शिता है, तभी तो उन्होंने एग्जाम पास किए। और दूसरी बात, चाहे मुसलमानों को राशन देने की व्यवस्था हो, चाहे इज्जत घर देने की व्यवस्था हो, चाहे आपके सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की योजना हो, चाहे 42 करोड़ लोगों को जो मुद्रा लोन दिए गए, 42 के अब तो बढ़ के 50 करोड़ हो गए, वो दिए गए। अब तो 20 लाख की लिमिट हो गई विदाउट कोलेट्रल, उसमें भी मुसलमानों को पूरा सहयोग दिया गया। तो सरकार की मंशा को समझना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ जो है ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, इसी के तहत वो इस तरह के हंगामा कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समुदाय है, वो इस बात को समझता है। यथास्थिति का मतलब बताइए पंकज जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यथास्थिति का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी तक जो यूपी में भी एक्शन ले रहे थे योगी आदित्यनाथ या फिर तमाम जो बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक क्या नाम है, अभी उनको 5 तारीख तक का समय दिया है, तुषार मेहता 5 तारीख तक पूरा डिटेल सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, क्या क्या इसमें फायदे हैं, क्या क्या जनमानस का फायदा है। और भारतीय जनता पार्टी भी 20 तारीख से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में जगह जगह वह बिल के फायदे को गिनाने के लिए यह काम कर रही है। ये निश्चित मान के चलिए। और वोरा समुदाय के लोगों ने तो खुद ही कह दिया कि इसमें बहुत भ्रांतियां हैं, मुस्लिम समुदाय का कोई विकास नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा। तो इसलिए ये वोरा समुदाय भी मुस्लिम वर्ग का ही है। और सबसे ज्यादा एक चीज अनन्या जी समझ लीजिए कि रायनी और पसमानदा समाज जो 75% जिनकी आबादी है वो बहुत गरीब है, उनका कोई विकास नहीं हुआ, उसकी ओर किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए इस तरह की बात करना, वोरा समुदाय के लोगों ने तो वहां पर प्रधानमंत्री के समक्ष कहा कि बाकायदा मैंने एक जमीन खरीदा था उसके 2019 में, उसके 3 साल बाद एक आदमी वहां पर आता है, उस पर कब्जा कर लेता है, कहता है ये वक्फ की संपत्ति है, और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में और सब जगह मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों को के लिए ये वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है। सरकार की मंशा एकदम क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। सरकार की मंशा अगर क्लियर नहीं होती तो आज कितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें जो है इस तरह की चीजें नहीं आती। और दूसरी बात, आपसे 10 सेकंड और लूंगा, जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना हुई वक्फ के ऊपर, वहां ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है कि 32 साल का शासन वहां पर सीपीएम का रहा। सीपीएम के शासन के 32 साल के बाद लोगों की आशा जगी थी कि ममता बनर्जी अगर सत्ता संभालती हैं तो वहां का विकास होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जिस तरह से वहां तुष्टीकरण की राजनीति करके, जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां आधार कार्ड बनाकर उनके जिस तरह से महिमा मंडन किया, उसी की परिणति है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसीलिए देखिए मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन होता है, हिंदू वहां भागने को मजबूर होता है और उसके बाद सरकार कुछ नहीं करती है। और आज देखिए सीवी आनंद बोस जो वहां के राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, ममता बनर्जी ने कल उनसे अपील की थी कि आप वहां न जाएं उन क्षेत्रों में, लेकिन राज्यपाल ने 2 दिन का प्रोग्राम बनाया, बाकायदा वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और अब तो उसमें हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल की भी एंट्री हो गई है, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है वेस्ट बंगाल की सरकार को। तो इस तरह की देखिए ये सब चीजें स्पष्ट हैं और विपक्ष के लोग इसमें कुछ नहीं बोलते। पलायन हुआ वहां पर, जिस तरह मुर्शिदाबाद की घटना होती है, मालदा में लोग भागने को मजबूर होते हैं, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस के लोग उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए इस तरह का पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। हिंदू वर्ग भी इस देश का ही नागरिक है, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और बंगाल में 70% आबादी हिंदुओं की है, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, शशांक जी से जवाब ले लेते। शशांक जी, तमाम पॉइंट्स पत्रकार साहब ने आपसे गिना दिए हैं, उन्होंने बता दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है और क्या क्या सुविधाएं हैं जो इस वक्फ बोर्ड से निकलकर सामने आ रही हैं। कौन सी कमी है बताइए, आप गिनाइए वो कमी। ये तो तमाम अच्छाइयों को गिना कर रख दिए। पर आधारित आएगा और जो कमियां होगी वह उन कमियों को
न्यायपालिका स्वतः उजागर कर देगी। इसके लिए हमें या आपको तय करने की आवश्यकता नहीं है। अजीब बात कर रहे इसमें हैं। क्या जब कोर्ट में अच्छाइयां पिटीशन हैं दायर करेंगे या तो कमियां पिटिशनर बताएगा ना इसमें कमी है, कोर्ट थोड़ी उजागर करेगा कि क्या क्या कमी है, कोर्ट उसका वेरिफिकेशन थोड़ी करेगा। उसके लिए तो पिटिशन जो दायर की गई वो बताएंगे ना, एक पक्षकार एक विपक्षकार, तो वो दोनों लोग उसमें बहस करेंगे, कोर्ट के समझ ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो इसलिए ये आप बात करिए, आप तो गलत बात कर रहे हैं। न्यायपालिका उस पर निर्णय देगी और न्यायपालिका का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और न्यायपालिका का जब अंतिम निर्णय आएगा तो उस समय जो है स्वतः उजागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब न्यायपालिका पर रुके हुए, न्यायपालिका के निर्णय से आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर न्यायपालिका, लेकिन शशांक जी यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर न्यायपालिका आप लोग के पक्ष में अगर फैसला नहीं सुनाती और उसे लगता है कि मौजूदा सरकार जो पॉइंट्स अपने दिखा रही है, बता रही है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है वो बेहतरीन है आज के समाज के हिसाब से मुस्लिमों के लिए, तो फिर तो आप लोग उस याचिका में विफल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आप लोग के पक्ष में फिर जवाब नहीं सुना पाएगी, तब क्या आप न्यायपालिका के फैसले पर भरोसा जताएंगे? लौट रही हूँ आपके पास। हम लोग हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान किए हैं, आगे भी न्यायपालिका के अंतिम फैसले का स्वागत किया जाएगा और जो भी न्यायपालिका का अंतिम निर्णय होगा वह सर्व स्वीकार्य होगा। ठीक है, पंकज जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, एक जो सबसे बड़ा चीज है उसमें जो ये कहा जा रहा है कि 300 सालों से मस्जिद बनी या 300 सालों से बनी, उसके कागज ना मांगे जाए, कुछ ना मांगे जाए। ये भी एक निर्णय आना चाहिए कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हिंदू समुदाय से कागज मांगे गए कि आप जो 500 सालों से मंदिर बना हुआ था वहां उसका कागज प्रस्तुत करिए। भगवान राम को काल्पनिक बताया गया और काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मस्जिद में भी ऐसा ही हो रहा है। और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की उसमें भी तमाम चीजें, तो उन चीजों को भी एकदम डिनाई कर देना चाहिए। उनके भी कागज नहीं मांगे जाने चाहिए, सीधी सी बात है, उनके भी कागज नहीं मांगे जाने चाहिए। उसमें भी जब एक पक्ष की बात ये सुनी जा रही है तो दूसरे पक्ष के भी होना चाहिए। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना हुई उसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सुशासन का राज काम किया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि लातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने बिल्कुल सही कहा और इनका सिर्फ इलाज एक डंडा है। और वहां की जो हिंदू समुदाय जो पलायन कर रही है उसने भी योगी मॉडल की बात कही है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और मुर्शिदाबाद में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आज हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उनके खाने का इंतजाम करिए, उनके पुनर्वास का इंतजाम करिए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए। जबकि वहां पर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, बीएसएफ लगाई गई है, सीआरपीएफ लगाई गई, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। और एक बात और समझ लीजिए, ये वहां पर जिस तरह से, देखिए, आपके देश के गृह मंत्री ने संसद में बाकायदा बयान दिया था और कहा था कि बांग्लादेश का प्रॉब्लम क्या है। बांग्लादेश का प्रॉब्लम वहां के खुद मुख्यमंत्री हैं। वहां पर कई 100 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है, लेकिन ममता बनर्जी पैरामिलिट्री फोर्स को और उनको कोई मदद नहीं करती, वहां की पुलिस उनका कोई सहयोग नहीं करती, जिसका परिणाम यह होता है कि वहां घुसपैठ जारी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर संख्या बढ़ाना है। और अगर वहां कायदे से सर्च हो जाए तो बहुत से लोग वहां फर्जी निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपने ममता बनर्जी पर वार किया तो मैं आप ही से ये सवाल लेती हूँ, उसके बाद से मैं संतोष जी के पास जाऊंगी। ममता बनर्जी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिला इस दंगा फसाद में। भारतीय जनता पार्टी वहां कहां पर पहुंच जाएगी और वो दंगा फसाद कह रहे हैं कि जो वहां पे लोग मौजूद थे वो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। बंगाल में रहने वाले व्यक्ति हिंदी नहीं सही से बोल पाते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, ममता बनर्जी नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है शिक्षक भर्ती जो वहां पर हुई 25,000 शिक्षकों की भर्ती में, वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो सामने आ गया है। उसमें ममता बनर्जी को जेल भी जाना पड़ सकता है। ममता बनर्जी इसीलिए भयभीत है। और 11 महीने मात्र बचे हुए हैं इलेक्शन में, मात्र 11 महीने अनन्या जी बचे हैं इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव होने में वहां पर बंगाल के। तो इसलिए उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सत्ता ना हाथ से चली जाए, इसीलिए इस तरह का कृत्य हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को जिस तरह से वहां के हालात है और जिस तरह की स्थिति है, वहां निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां महिलाओं के साथ हो रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से टीएमसी के एक नेता ने जितना नाच नचाया था और जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती थी वो पकड़ा भी गया। तो इसलिए और वहां पर देखिए ईडी सीबीआई सब गए थे, सबके ऊपर अटैक हुआ, सब लोग पीटे गए। तो ये सब भी चीजें मीडिया में सब चीज होती रही हैं। तो बंगाल की जो घटना हो रही है, बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी से बहुत उम्मीदें थी जनमानस को, लेकिन ममता बनर्जी उस चीजों पे खड़ी नहीं उतर रही है। और जिस तरह से हिंदू पलायन को बाध्य है, तो उसका उसीलिए देखिए हाईकोर्ट भी तमाम टिप्पणी करता है। और सीधी सी बात है, कभी वहां पर पुलिस कमिश्नर को लेके होता है, फिर वो कोर्ट उसमें वो संज्ञान लेती है। और जो इस समय महामहिम उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़ जी, वो भी वहां के राज्यपाल रहे। उस समय भी ममता बनर्जी के वहां के राज्यपाल से नहीं पटरी खाती थी।
आज भी देखिए सीवी आनंद बोस है वहां के महामहिम राज्यपाल है वेस्ट बंगाल के, उनसे भी पटरी नहीं खाती। तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है कि आपका सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है, ये सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको सर्वधर्म और जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो ममता बनर्जी को उससे हेट होने लगती है, वो तुरंत उसको अरेस्टिंग के ऑर्डर दे देती है। तो इसलिए इस तरह की बात, और रामनवमी हो और चाहे वहां दुर्गा पूजा हो, जब तक कोर्ट कचहरी का वहां पर लोग दरवाजा नहीं खटखटा लगते हैं तब तक क्या नाम है वो कायदे से संपन्न नहीं हो पाता है। ठीक है शशांक, इसका जवाब दे दीजिए, क्या इस बात से आप सहमत है? बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का जो रूल और रेगुलेशन है उससे आप सहमत है? पंकज जी जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्या वाकई में बंगाल में इस तरह से दंगा फसाद होते हैं? देखिए, बंगाल में जो हो रहा है इसकी तो निंदा मैं करता ही हूँ, और मैं आम आवाम से आपके चैनल के माध्यम से यह अपील भी करता हूँ कि वे आपसी सद्भाव के साथ रहें और शांति व्यवस्था कायम रखना दोनों ही सरकारों का काम है। कांग्रेस पार्टी को बंगाल में किसी प्रकार से है ही नहीं, न पक्ष में न विपक्ष में। इसलिए यहाँ पर अगर किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है तो यह एक महज बदनाम करने की नीति हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके सियासी कोई बोला ही नहीं है ना सर, आपका फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कांग्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप गठबंधन से अलग हो जाइए, आप कह दीजिए बंगाल में हमसे कोई मतलब नहीं, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आप या तो अलग हो जाइए। आप उनके साथ गलबैया भी करते हैं, आप उनके साथ खड़े भी रहते हैं। बंगाल में हमारा गठबंधन है ही नहीं। अरे आप इंडी गठबंधन मतलब आप राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन करते हैं, उसके बाद बंगाल की बात आती है तो आप अलग हो जाते हैं, और उसके बाद आपके वहां के अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपति कहते हैं। तो आप लोगों का तो गजब कहते हैं। ठीक है, और बंगाल की सरकार विधानसभा में बहुमत के आधार पर बनती है, लोकसभा के बहुमत के आधार पर बंगाल में मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। अरे मान्यवर नहीं होता, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन सवाल ये है, जब आप इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी टीएमसी है तो सवाल इस बात का है कि आपका टीएमसी जब इंडी गठबंधन में है तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बंगाल की घटना हो रही है, हिंदू पलायन कर रहा है, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, कोई नहीं बोल रहा है। आप लोग खाली देखिए, आप लोग खाली जो है, आप लोग खाली नेशनल हेराल्ड घोटाले में चूंकि अभियुक्त है उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी वहां के हिंदुओं के पलायन के बारे में कभी आपने वहां धरना प्रदर्शन किया? कभी नहीं किया आपने। इसके पहले भी घटनाक्रम हुआ, रामनवमी पे हुआ, आपके वहां एक डॉक्टर मारी जाती है उस पे हुआ, कभी आपने धरना प्रदर्शन किया? तो आप लोग उसके लिए घटनाक्रम नहीं करते। सिर्फ आपके नेता जो हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो अगर ईडी की चार्जशीट में के दायरे में आते हैं तो आप लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर करते हैं, और 12 साल से आज तक आप लोग उसमें कोर्ट में कागजात नहीं सबमिट कर सके। ठीक है सर, ठीक है, इसका जवाब शशांक जी आपसे लूंगी, उससे पहले आप संतोष जी से जवाब लेते हो। संतोष जी, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का ये जो मामला उठ रहा है लगातार, और वक्फ बोर्ड जब से ये बिल पास हुआ है तब से ये दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसे में सवाल ये बनता है कि मुस्लिम समुदाय हो या फिर विपक्ष के जो पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 200 साल पहले, 300 वर्ष पहले कौन से ऐसे मंदिर है, भगवान राम की मंदिरों की बात हटा के अगर बात कही जाए, कई ऐसे जैसे वक्फ बोर्ड में कई ऐसी जमीन होती है जो मस्जिद के नाम होते हैं, कब्रिस्तान के नाम होते हैं, तो ऐसे में उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे जा रहे हैं, और अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो उसको गैर करार दे दिया जा रहा है, उसको कब्जा मुक्त करवा दिया जा रहा है। ऐसे में मंदिर भी तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर हवन होता है, पूजा होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, मंदिर है, घंटे बजते हैं, तो ऐसे में वो भी कह रहे हैं कि उन सारे प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेपर होने चाहिए। वो लोग भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उनको ये पता होना चाहिए ये देश किसका था, इस देश में इन लोगों का आगमन कब हुआ, ये कब से इस देश में शासन करने आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश तो आदि नहीं अनादि काल से सनातन रहा, कहीं भी खोदेंगे आप मंदिर मिलेगा, जहां जहां इनके खुदा है वहां खोदिए तो मंदिर ही निकलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां खुदाई हुई है वहां भगवान के ही मूर्ति निकली है, वहां जो है कोई ना कोई देवालय निकला है, कोई ना कोई पुरानी हवेली निकली है। तो समस्या इस बात की है कि ये आताताई थे, आताताई लोगों का आगमन हुआ। बहुत सारे जो यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो अपने को मुसलमान मानते हैं, हकीकत में क्या है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। उनको या तो हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए, अगर इसी प्रक्रिया को चाहते तो हिंदू धर्म में वापस आ जाए और उनका जो है हिंदू संस्करण कर दिया जाएगा और उनको हिंदू धर्म में वापस लिया जाएगा, तो ये खुदाई का सिस्टम ही बंद हो जाए। लेकिन क्या है कि ये आताताई लोग हैं, जिहादी लोग हैं,
इनको समझाने से इनको समझ में नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि लात के भूत बात से नहीं मानते, तो उन्होंने सही कहा था। और जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि जिस तरीके जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दंगाई जहां सर उठाता है उसको लगता है कि भैया योगी जी की सरकार है, पीछे भाग जाओ। अगर यही स्थिति बंगाल में लागू हो जाए, अभी वहां भी दंगाई खत्म हो जाएंगे। और ये खुदाई की बात करें, खुदाई कहीं भी करा लीजिएगा, हमेशा भगवान की मूर्ति निकलेगी। जहां भी खुदाई करेंगे भगवान निकलेंगे। सर, आपने योगी जी का जिक्र किया है कि योगी जी का राज है, भैया पीछे हो जाओ गलत कार्य करने से पहले। लेकिन योगी जी पे तो ये भी एक टैगलाइन है कि मुस्लिमों से नफरत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में फैसले लेते हैं और बुलडोजर ज्यादातर मुस्लिमों के घर पे ही चलते हैं। देखिए, मुस्लिमों से नफरत कोई नहीं करता है, उनके जो क्रियाकलाप है उससे नफरत है। मुस्लिम और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, जैसे वो है वैसे हम है। लेकिन जो क्रियाकलाप है ना, जो उनका आतताई रूप है, जो जिहादी रूप है, जो वो हिंदुओं को देख के उनको लगता है कि जैसे ये कोई दुश्मन आ गया है, इस तरीके का जो उनका व्यवहार है उनसे घृणा है। ऐसे मुसलमानों से घृणा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान गंदे हैं या सारे मुसलमान इसी के पात्र हैं, लात जूतों के पात्र हैं, लाठी डंडे के पात्र हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिहादी हैं जो पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। और ये मुस्लिम समाज भी, जो मुस्लिम समाज के अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो इस चीज को समझ चुके हैं और वो भी उनसे धीरे धीरे किनारा कस रहे हैं। वो भी आप देखिए, मोदी जी ने कल बैठक बुलाई, उसमें भी बहुत सारी लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया कि किस तरीके से ये लोग उन्हीं की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। तो इनसे जो आतताई लोग हैं, इनसे उन्हीं का समाज जो है पीड़ित है, उन्हीं का समाज दुखी है। उसी दुखी समाज को, पीड़ित समाज को मजबूत करने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं पंकज जी से ले लेती हूँ। पंकज जी, जिस तरह से 5 तारीख की सभी को इंतजार है कि 5 तारीख को क्या कोर्ट फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से अहम फैसले होंगे, क्या लग रहा है कि आप लोग का पक्ष मजबूत होने वाला है? क्योंकि जो 3 मेन पॉइंट है आप लोग की तरफ से भी और मुस्लिम समुदाय की तरफ से या फिर यूं कहा जाए विपक्ष की तरफ से, सुनवाई उसी पर हुई है और इसीलिए उसको यथास्थिति के तौर पर छोड़ दिया गया कि अभी उसको वैसे ही रहने देना। देखिए, भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसीलिए कैविएट दाखिल किया गया था। कैविएट का मतलब होता है कि हमको भी सुना जाए, बिना हमारे सुने कोई फैसला नहीं दिया जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां पर कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। इसीलिए उसको बिना सुने कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप वृहद जो है उसका डिटेल करिए और पक्ष रखिए। 7 दिन का आपको समय दिया जाता है, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और 5 तारीख को इस पे अहम फैसला आएगा। और क्योंकि 13 मई को ये संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर भी हो रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि ये याचिकाएं निश्चित रूप से कौन से पॉइंट्स लग रहा है सर आपको कि भारतीय जनता पार्टी वो पॉइंट्स लेकर देखिए, अब ये तो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार तो डिटेल रूप में, चूंकि वक्फ बिल में संशोधन किया गया, उसके क्या फायदे होंगे उसको लेके सारी डिटेल चीजें रखेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल ममता बनर्जी की, अगर बात करें तो ममता बनर्जी बहुत जुझारू नेता रही है। उन्होंने सीपीएम की सरकार को 32 सालों में, जिसने वहां पर जिस तरह की अराजकता फैलाई थी, उसको उखाड़ फेंका था और बहुत लाठी डंडे खाए थे, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गई है। इसीलिए देखिए, वहां इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, तो जनमानस बहुत उद्वेलित है और हिंदुओं का पलायन जो हो रहा है वो बहुत ही बेहद ही मतलब निंदनीय और शर्मनाक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। इस चर्चा में आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और ऐसे में विपक्ष इसे राहत भरा फैसला मान रहा है। विपक्ष इस बात को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में 5 तारीख को भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाया है, जो अंतरिम उसका जो आदेश आया है वो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी हालांकि उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि ऐसे प्रावधान है जिसको वो गिना रहे हैं कि आगे चल के इससे मुस्लिम समुदाय या फिर वक्फ बोर्ड में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहद ही दिलचस्प या फिर यूं कहा जाए सभी की निगाहें पक्ष या विपक्ष 5 मई की तरफ टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन सा वो महत्वपूर्ण फैसला और किसके पक्ष में सुनाता है। और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा आगे चलकर क्या उससे देश में एक अलग नया रूप देश लेगा या फिर कुछ और ही अलग बवाल फिर से सामने आएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।